न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की। पाकिस्तान में गाया गया भारत का राष्ट्र। नीति आयोग की बैठक से पहले संजय राउत का बड़ा बयान। आतंकवाद को चुपचाप नहीं सहेगा भारत, बोले शशि थरूर ने दुनिया को दिया साफ। तो खबरें विस्तार से। पाकिस्तान में गाया गया भारत का राष्ट्रगान। भारत और पाक के बीच तनातनी का माहौल है। रोजाना दोनों ही देशों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई या तीखी टिप्पणियां सुनने को मिल रही हैं। दोनों देशों की ओर से जंग के वीडियो वायरल हो रहे हैं। दोनों ही देश अपनी सेनाओं के पराक्रम की तारीफ कर रही है, लेकिन इस बीच एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो के अंदर पाकिस्तान में भारत का राष्ट्रगान गाया जाता दिखाई दे रहा है। भारत और पाक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दोनों देशों के बीच आज की नहीं 75 सालों से संघर्ष चल रहा है। कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच कभी न खत्म होने वाला विवाद लगातार जंग की वजह भी बन गया है। आज हालात ऐसे हैं कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह के दोस्ताना संबंध खत्म हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो पाक के ही बलूचिस्तान प्रांत का बताया जा रहा है। इस वीडियो में दो छोटे बच्चे भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि वीडियो को हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद शेयर किया गया है। भारत और पाक के बीच 3 दिनों तक लगातार युद्ध के बाद 10 मई को सीजफायर की घोषणा की गई। भारत और पाक के बीच तनातनी का माहौल है। रोजाना दोनों ही देशों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई या तीखी टिप्पणियां सुनने को मिल रही हैं। दोनों देशों की ओर से जंग के वीडियो वायरल हो रहे हैं। दोनों ही देश अपनी सेनाओं के पराक्रम की तारीफ कर रही है, लेकिन इस बीच एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो के अंदर पाकिस्तान में भारत का राष्ट्रगान गाया जाता दिखाई दे रहा है। भारत और पाक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दोनों देशों के बीच आज की नहीं 75 सालों से संघर्ष चल रहा है। कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच कभी न खत्म होने वाला विवाद लगातार जंग की वजह भी बन गया है। आज हालात ऐसे हैं कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह के दोस्ताना संबंध खत्म हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो पाक के ही बलूचिस्तान प्रांत का बताया जा रहा है। इस वीडियो में दो छोटे बच्चे भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि वीडियो को हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद शेयर किया गया है। भारत और पाक के बीच 3 दिनों तक लगातार युद्ध के बाद 10 मई को सीजफायर की घोषणा की गई। भारत और पाक के बीच तनातनी का माहौल है। रोजाना दोनों ही देशों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई या तीखी टिप्पणियां सुनने को मिल रही हैं। दोनों देशों की ओर से जंग के वीडियो वायरल हो रहे हैं। दोनों ही देश अपनी सेनाओं के पराक्रम की तारीफ कर रही है, लेकिन इस बीच एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो के अंदर पाकिस्तान में भारत का राष्ट्रगान गाया जाता दिखाई दे रहा है। भारत और पाक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दोनों देशों के बीच आज की नहीं 75 सालों से संघर्ष चल रहा है। कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच कभी न खत्म होने वाला विवाद लगातार जंग की वजह भी बन गया है। आज हालात ऐसे हैं कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह के दोस्ताना संबंध खत्म हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो पाक के ही बलूचिस्तान प्रांत का बताया जा रहा है। इस वीडियो में दो छोटे बच्चे भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि वीडियो को हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद शेयर किया गया है। भारत और पाक के बीच 3 दिनों तक लगातार युद्ध के बाद 10 मई को सीजफायर की घोषणा की गई। बढ़ते अगली खबर क्यों। नीति आयोग की बैठक से पहले संजय राउत का बड़ा बयान।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक दिल्ली में भारत का मंडपम में शुरू हो गई है। इससे पहले शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि महाराष्ट्र आज वित्तीय संकट में है। लाड़की बहन योजना और दूसरी योजनाओं के लिए फंड नहीं है। संजय राउत ने कहा है कि नीति आयोग की बैठक होती रहती है और देश के विकास को लेकर चर्चा होती है। राज्यों के बैकलॉग को लेकर चर्चा होती है। महाराष्ट्र में भी बैकलॉग है। राज्य वित्तीय संकट से गुजर रहा है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद है कि वह सरकारी योजनाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड लाए। संजय राउत ने भाजपा के अभियान पर कई सवाल उठाए और कहा कि भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है। क्या तिरंगा हमारा नहीं, यह केवल भाजपा वालों का है? क्या आप तिरंगे के मालिक हैं? क्या तिरंगा आपकी संपत्ति है? आप महाराष्ट्र में तिरंगा और सिंदूर यात्रा निकाल रहे हैं। यह मत भूलिए कि आपके कारण हमारे देश की 26 महिलाओं का सिंदूर नष्ट हुआ है। गृह मंत्री इस्तीफे की मांग के लिए सिंदूर यात्रा निकाली जानी चाहिए। गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग के लिए सिंदूर यात्रा निकाली जानी चाहिए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक दिल्ली में भारत का मंडपम में शुरू हो गई है। इससे पहले शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि महाराष्ट्र आज वित्तीय संकट में है। लाड़की बहन योजना और दूसरी योजनाओं के लिए फंड नहीं है। संजय राउत ने कहा है कि नीति आयोग की बैठक होती रहती है और देश के विकास को लेकर चर्चा होती है। राज्यों के बैकलॉग को लेकर चर्चा होती है। महाराष्ट्र में भी बैकलॉग है। राज्य वित्तीय संकट से गुजर रहा है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद है कि वह सरकारी योजनाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड लाए। संजय राउत ने भाजपा के अभियान पर कई सवाल उठाए और कहा कि भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है। क्या तिरंगा हमारा नहीं, यह केवल भाजपा वालों का है? क्या आप तिरंगे के मालिक हैं? क्या तिरंगा आपकी संपत्ति है? आप महाराष्ट्र में तिरंगा और सिंदूर यात्रा निकाल रहे हैं। यह मत भूलिए कि आपके कारण हमारे देश की 26 महिलाओं का सिंदूर नष्ट हुआ है। गृह मंत्री इस्तीफे की मांग के लिए सिंदूर यात्रा निकाली जानी चाहिए। गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग के लिए सिंदूर यात्रा निकाली जानी चाहिए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक दिल्ली में भारत का मंडपम में शुरू हो गई है। इससे पहले शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि महाराष्ट्र आज वित्तीय संकट में है। लाड़की बहन योजना और दूसरी योजनाओं के लिए फंड नहीं है। संजय राउत ने कहा है कि नीति आयोग की बैठक होती रहती है और देश के विकास को लेकर चर्चा होती है। राज्यों के बैकलॉग को लेकर चर्चा होती है। महाराष्ट्र में भी बैकलॉग है। राज्य वित्तीय संकट से गुजर रहा है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद है कि वह सरकारी योजनाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड लाए। संजय राउत ने भाजपा के अभियान पर कई सवाल उठाए और कहा कि भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है। क्या तिरंगा हमारा नहीं, यह केवल भाजपा वालों का है? क्या आप तिरंगे के मालिक हैं? क्या तिरंगा आपकी संपत्ति है? आप महाराष्ट्र में तिरंगा और सिंदूर यात्रा निकाल रहे हैं। यह मत भूलिए कि आपके कारण हमारे देश की 26 महिलाओं का सिंदूर नष्ट हुआ है। गृह मंत्री इस्तीफे की मांग के लिए सिंदूर यात्रा निकाली जानी चाहिए। गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग के लिए सिंदूर यात्रा निकाली जानी चाहिए। क्या है, नीति आयोग की बैठकें होती रहती है, देश के विकास के बारे में वहाँ चर्चा होती है। राज्यों का जो बैकलॉग होता है उस बारे में चर्चा होती है। महाराष्ट्र आज आर्थिक तंगी में है, आपको मालूम है। लाडली बहन ये योजना तो जरूर महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड। बढ़ती अगली खबर क्यों? आतंकवाद को चुपचाप नहीं सहेगा भारत। शशि थरूर ने दुनिया को दिया साफ संदेश। वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश देने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के उद्देश्य से कांग्रेस सांसद शशि थरूर और उनकी टीम अमेरिका पहुंचे हैं, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क के वाणिज्य दूतावास में पहलगाम में हुए हमले को लेकर बातचीत की। उन्होंने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद को चुपचाप नहीं सहने वाला है। आतंकवादियों द्वारा उठाए गए हर कदम का भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। शशि थरूर ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष को लेकर स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करने में किसी भी तरह की कोई रुचि नहीं है। भारत की प्राथमिकता हमेशा से देश के आर्थिक तरक्की और जनता को 21वीं सदी के नई दुनिया के लिए तैयार करना है। थरूर ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि हमें शांति से अपने देश का विकास करने दिया जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि यह पाकिस्तान की सोच अलग है। हम जहां हैं वहीं बने रहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता।
वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश देने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के उद्देश्य से कांग्रेस सांसद शशि थरूर और उनकी टीम अमेरिका पहुंचे हैं, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क के वाणिज्य दूतावास में पहलगाम में हुए हमले को लेकर बातचीत की। उन्होंने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद को चुपचाप नहीं सहने वाला है। आतंकवादियों द्वारा उठाए गए हर कदम का भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। शशि थरूर ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष को लेकर स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करने में किसी भी तरह की कोई रुचि नहीं है। भारत की प्राथमिकता हमेशा से देश के आर्थिक तरक्की और जनता को 21वीं सदी के नई दुनिया के लिए तैयार करना है। थरूर ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि हमें शांति से अपने देश का विकास करने दिया जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि अब पाकिस्तान की सोच अलग है। हम जहां हैं वहीं बने रहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता। वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश देने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के उद्देश्य से कांग्रेस सांसद शशि थरूर और उनकी टीम अमेरिका पहुंचे हैं, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क के वाणिज्य दूतावास में पहलगाम में हुए हमले को लेकर बातचीत की। उन्होंने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद को चुपचाप नहीं सहने वाला है। आतंकवादियों द्वारा उठाए गए हर कदम का भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। शशि थरूर ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष को लेकर स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करने में किसी भी तरह की कोई रुचि नहीं है। भारत की प्राथमिकता हमेशा से देश के आर्थिक तरक्की और जनता को 21वीं सदी के नई दुनिया के लिए तैयार करना है। थरूर ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि हमें शांति से अपने देश का विकास करने दिया जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि अब पाकिस्तान की सोच अलग है। हम जहां हैं वहीं बने रहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता। Stop has been to this moving September 11 memorial. I was in New York myself on 9/11, and I still remember vividly the experience of the horror of that day. I remember going on CNN that evening, international, and saying that we are all New Yorkers now. And it's a reminder of the solidarity that all people around the world feel in the face of terrorism. The solidarity that we are here to express today with the victims who span so many different nationalities, Americans and Indians and so many others were victims of 9/11, is a reminder, sadly, that we ourselves in India have been subject to the same wounds that you are seeing the scars of today in this very moving memorial. So we have come in a spirit of solidarity. We have come, because this is our problem, not yours, but in 2015, in January, there was an attack on an Indian air base, a place called Pathankot. And our Prime Minister had just made a goodwill visit to Pakistan the previous month. On the 25th of December, he'd attended the birthday celebrations of then Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif, whose granddaughter's wedding was on the same day. He'd given gifts. So when this happened, he was so astonished that he actually called the Pakistani Prime Minister and said, "Why don't you join the investigation? Let's solve who's doing this." And the Pakistani, you can imagine the horror of the Indian military establishment at this idea that Pakistani investigators are going to come to an Indian airbase. But they came. And they went back to Pakistan and said, "Oh, the Indians did it to themselves." That was the last straw. I mean, it was just we'd already gone through the horrors of 2008 in Mumbai when 170 people had been killed, and the Pakistani denials at that time were laid bare not just by the fact that we caught one of the terrorists alive and his identity, his address, his family, etc., were identified in Pakistan, but equally because that drama took place over 3 days, during which Western intelligence agencies trained their recording devices, amongst other things, on Pakistani, the chilling voice of the Pakistani handler, giving minute-by-minute instructions to the killers in Mumbai. So the evidence was there, there'd been denial, and that denial was proven to be completely false. And as you know, thereafter, the Pakistanis claimed not to know where Osama bin Laden was, until he was found in a safe house right next to an army cantonment, in a city dominated by the army. This is Pakistan, and I'm afraid for us, 2015 was the last opportunity for them to behave, to cooperate, to really show they were serious about ending terror, as they claimed every time that they were. As I say, only to send a message about terror. We are not interested, and we still remain
absolutely clear that we are not interested in warfare with Pakistan. We would much rather be left alone to grow our economy and pull our people into the world that they're getting ready for in the 21st century. That the Pakistanis have. Sadly, we may be a status quo power, they are not. They are a revisionist power, they covet territory that India controls, and they want to have it at any price. And if they can't get it through conventional means, they're willing to get it through terrorism. That is not acceptable to us, and that's really the message that we are here to give all of us, all of you in this country and elsewhere. बढ़ते अगली खबर की ओर। ठाकरे पवार ब्रांड को खत्म करने की कोशिश हो रही है, राज ठाकरे का बड़ा बयान। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। कार्यक्रम में जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से पूछा गया कि महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा होती है तो दो उपनाम दिमाग में आते हैं, ठाकरे और पवार। मौजूदा वक्त में क्या इन दोनों सरनेम के ब्रांड को खत्म करने की कोशिश हो रही है? इस पर राज ठाकरे ने कहा है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि ठाकरे पवार ब्रांड को खत्म करने की कोशिश हो रही जरूर, लेकिन यह खत्म नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति के मद्देनजर हिंदी भाषा को अनिवार्य किए जाने पर राज ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि वो महाराष्ट्र में यह होने नहीं देंगे। बाद में विरोध बढ़ने के बाद सरकार ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने पर रोक लगा दी थी। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई दिनों से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दोनों नेता इसे लेकर सकारात्मक बयान दे चुके हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। कार्यक्रम में जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से पूछा गया कि महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा होती है तो दो उपनाम दिमाग में आते हैं, ठाकरे और पवार। मौजूदा वक्त में क्या इन दोनों सरनेम के ब्रांड को खत्म करने की कोशिश हो रही है? इस पर राज ठाकरे ने कहा है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि ठाकरे पवार ब्रांड को खत्म करने की कोशिश हो रही जरूर, लेकिन यह खत्म नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति के मद्देनजर हिंदी भाषा को अनिवार्य किए जाने पर राज ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि वो महाराष्ट्र में यह होने नहीं देंगे। बाद में विरोध बढ़ने के बाद सरकार ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने पर रोक लगा दी थी। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई दिनों से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दोनों नेता इसे लेकर सकारात्मक बयान दे चुके हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। कार्यक्रम में जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से पूछा गया कि महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा होती है तो दो उपनाम दिमाग में आते हैं, ठाकरे और पवार। मौजूदा वक्त में क्या इन दोनों सरनेम के ब्रांड को खत्म करने की कोशिश हो रही है? इस पर राज ठाकरे ने कहा है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि ठाकरे पवार ब्रांड को खत्म करने की कोशिश हो रही जरूर, लेकिन यह खत्म नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति के मद्देनजर हिंदी भाषा को अनिवार्य किए जाने पर राज ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि वो महाराष्ट्र में यह होने नहीं देंगे। बाद में विरोध बढ़ने के बाद सरकार ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने पर रोक लगा दी थी। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई दिनों से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दोनों नेता इसे लेकर सकारात्मक बयान दे चुके हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। नीति आयोग की बैठक में क्यों शामिल नहीं हुई है ममता बनर्जी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शनिवार को नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने से राज्य की सियासत गर्मा गई। हालांकि आधिकारिक रूप से ममता बनर्जी की ओर से बैठक में शामिल नहीं होने की वजह नहीं बताई गई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि आखिर ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में क्यों शामिल नहीं हुई। ममता इस बार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं। उन्होंने पिछले वर्ष बैठक में भाग लिया था, लेकिन वह बीच में ही बैठक से बाहर निकल गई थी। ममता ने कहा कि उनके भाषण के बीच में माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। उन्हें बंगाल को वंचित किए जाने के बारे में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। नीति आयोग की बैठक पिछले वर्ष 27 जुलाई को हुई थी। पिछली बार 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उस बैठक में उपस्थित नहीं थे। वही भारत ने 2047 तक विकसित देश बनाने का टारगेट रखा है। पीएम ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ इस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के बारे में चर्चा की। पीएम ने साफ कहा है कि राज्य विकसित होगा तो ही देश विकसित होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शनिवार को नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने से राज्य की सियासत गर्मा गई। हालांकि आधिकारिक रूप से ममता बनर्जी की ओर से बैठक में शामिल नहीं होने की वजह नहीं बताई गई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि आखिर ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में क्यों शामिल नहीं हुई।
ममता इस बार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं। उन्होंने पिछले वर्ष बैठक में भाग लिया था, लेकिन वह बीच में ही बैठक से बाहर निकल गई थी। ममता ने कहा कि उनके भाषण के बीच में माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। उन्हें बंगाल को वंचित किए जाने के बारे में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। नीति आयोग की बैठक पिछले वर्ष 27 जुलाई को हुई थी। पिछली बार 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उस बैठक में उपस्थित नहीं थे। वही भारत ने 2047 तक विकसित देश बनाने का टारगेट रखा है। पीएम ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ इस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के बारे में चर्चा की। पीएम ने साफ कहा है कि राज्य विकसित होगा तो ही देश विकसित होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शनिवार को नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने से राज्य की सियासत गर्मा गई। हालांकि आधिकारिक रूप से ममता बनर्जी की ओर से बैठक में शामिल नहीं होने की वजह नहीं बताई गई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि आखिर ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में क्यों शामिल नहीं हुई। ममता इस बार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं। उन्होंने पिछले वर्ष बैठक में भाग लिया था, लेकिन वह बीच में ही बैठक से बाहर निकल गई थी। ममता ने कहा कि उनके भाषण के बीच में माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। उन्हें बंगाल को वंचित किए जाने के बारे में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। नीति आयोग की बैठक पिछले वर्ष 27 जुलाई को हुई थी। पिछली बार 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उस बैठक में उपस्थित नहीं थे। वही भारत ने 2047 तक विकसित देश बनाने का टारगेट रखा है। पीएम ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ इस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के बारे में चर्चा की। पीएम ने साफ कहा है कि राज्य विकसित होगा तो ही देश विकसित होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। विधायक रमन अरोड़ा को 5 दिन पुलिस रिमांड। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को जालंधर की एक स्थानीय कोर्ट ने शनिवार को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। विधायक के वकील दर्शन सिंह के मुताबिक सतर्कता ब्यूरो ने कोर्ट से 10 दिनों की पुलिस रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने 5 दिन की ही रिमांड मंजूर की। ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया है कि बीती 14 मई को इंजीनियर्स एवं बिल्डिंग डिजाइनर एसोसिएशन जालंधर के 3 पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त शिकायत पंजाब सतर्कता ब्यूरो को मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जालंधर नगर निगम के सहायक नगर योजनाकार सुखदेव वाशिष्ठ अक्सर उनसे अवैध रिश्वत की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि आरोप है कि जब भी वे अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों को धमकाते हैं कि उनकी इमारतों को सील कर दिया जाएगा और ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके पास कई फाइल लंबित हैं, जबकि नगर निगम की अन्य शाखाओं द्वारा उन्हें मंजूरी दे दी गई है। प्रवक्ता ने बताया है कि इस शिकायत की जांच के बाद सतर्कता ब्यूरो जालंधर रेंज इंजीनियर्स एंड बिल्डिंग डिजाइनर एसोसिएशन जालंधर के अध्यक्ष सुनील कत्याल की शिकायत पर वशिष्ठ के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 14 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद सतर्कता ब्यूरो ने वशिष्ठ को गिरफ्तार कर लिया और अपनी जांच आगे बढ़ाई। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को जालंधर की एक स्थानीय कोर्ट ने शनिवार को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। विधायक के वकील दर्शन सिंह के मुताबिक सतर्कता ब्यूरो ने कोर्ट से 10 दिनों की पुलिस रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने 5 दिन की ही रिमांड मंजूर की। ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया है कि बीती 14 मई को इंजीनियर्स एवं बिल्डिंग डिजाइनर एसोसिएशन जालंधर के 3 पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त शिकायत पंजाब सतर्कता ब्यूरो को मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जालंधर नगर निगम के सहायक नगर योजनाकार सुखदेव वाशिष्ठ अक्सर उनसे अवैध रिश्वत की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि आरोप है कि जब भी वे अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों को धमकाते हैं कि उनकी इमारतों को सील कर दिया जाएगा और ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके पास कई फाइल लंबित हैं, जबकि नगर निगम की अन्य शाखाओं द्वारा उन्हें मंजूरी दे दी गई है। प्रवक्ता ने बताया है कि इस शिकायत की जांच के बाद सतर्कता ब्यूरो जालंधर रेंज इंजीनियर्स एंड बिल्डिंग डिजाइनर एसोसिएशन जालंधर के अध्यक्ष सुनील कत्याल की शिकायत पर वशिष्ठ के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 14 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद सतर्कता ब्यूरो ने वशिष्ठ को गिरफ्तार कर लिया और अपनी जांच आगे बढ़ाई। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को जालंधर की एक स्थानीय कोर्ट ने शनिवार को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। विधायक के वकील दर्शन सिंह के मुताबिक सतर्कता ब्यूरो ने कोर्ट से 10 दिनों की पुलिस रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने 5 दिन की ही रिमांड मंजूर की। ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया है कि बीती 14 मई को इंजीनियर्स एवं
बिल्डिंग डिजाइनर एसोसिएशन जालंधर के 3 पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त शिकायत पंजाब सतर्कता ब्यूरो को मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जालंधर नगर निगम के सहायक नगर योजनाकार सुखदेव वाशिष्ठ अक्सर उनसे अवैध रिश्वत की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि आरोप है कि जब भी वह अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों को धमकाते हैं कि उनकी इमारतों को सील कर दिया जाएगा और ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके पास कई फाइल लंबित हैं, जबकि नगर निगम की अन्य शाखाओं द्वारा उन्हें मंजूरी दे दी गई है। प्रवक्ता ने बताया है कि इस शिकायत की जांच के बाद सतर्कता ब्यूरो जालंधर रेंजनी इंजीनियर्स एंड बिल्डिंग डिजाइनर एसोसिएशन जालंधर के अध्यक्ष सुनील कत्याल की शिकायत पर वशिष्ठ के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 14 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद सतर्कता ब्यूरो ने वशिष्ठ को गिरफ्तार कर लिया और अपनी जांच आगे बढ़ाई। बढ़ती अगली खबर क्या, सीमा पर तैनात बीएसएफ की महिला जवानों की पाकिस्तान को चेतावनी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस आतंकी हमले ने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि सीमा सुरक्षा बल की महिला सैनिकों को भी गुस्से से भर दिया। राजस्थान की सीमा पर तैनात इन सैनिकों ने पाकिस्तान की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन को सबक सिखाया। बीएसएफ के सैनिक जसबीर ने बताया है कि पहलगाम हमले की खबर सुनकर उनका खून खौल उठा था। उन्होंने कहा, हम भी शादीशुदा हैं। हमले में जिन महिलाओं ने अपने पति खोए उनका दर्द हमने महसूस किया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने दुश्मन को करारा जवाब दिया है। अगर भविष्य में भी ऐसी हरकत हुई तो उसका जवाब भी पाकिस्तान को जरूर मिलेगा। जसबीर ने विंग कमांडर व्यामिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा, महिला अधिकारियों को देखकर गर्व हुआ। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान को दिखा दिया कि भारत से पंगा लेना आसान नहीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस आतंकी हमले ने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि सीमा सुरक्षा बल की महिला सैनिकों को भी गुस्से से भर दिया। राजस्थान की सीमा पर तैनात इन सैनिकों ने पाकिस्तान की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन को सबक सिखाया। बीएसएफ के सैनिक जसबीर ने बताया है कि पहलगाम हमले की खबर सुनकर उनका खून खौल उठा था। उन्होंने कहा, हम भी शादीशुदा हैं। हमले में जिन महिलाओं ने अपने पति खोए उनका दर्द हमने महसूस किया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने दुश्मन को करारा जवाब दिया है। अगर भविष्य में भी ऐसी हरकत हुई तो उसका जवाब भी पाकिस्तान को जरूर मिलेगा। जसबीर ने विंग कमांडर व्यामिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा, महिला अधिकारियों को देखकर गर्व हुआ। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान को दिखा दिया कि भारत से पंगा लेना आसान नहीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस आतंकी हमले ने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि सीमा सुरक्षा बल की महिला सैनिकों को भी गुस्से से भर दिया। राजस्थान की सीमा पर तैनात इन सैनिकों ने पाकिस्तान की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन को सबक सिखाया। बीएसएफ के सैनिक जसबीर ने बताया है कि पहलगाम हमले की खबर सुनकर उनका खून खौल उठा था। उन्होंने कहा, हम भी शादीशुदा हैं। हमले में जिन महिलाओं ने अपने पति खोए उनका दर्द हमने महसूस किया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने दुश्मन को करारा जवाब दिया है। अगर भविष्य में भी ऐसी हरकत हुई तो उसका जवाब भी पाकिस्तान को जरूर मिलेगा। जसबीर ने विंग कमांडर व्यामिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा, महिला अधिकारियों को देखकर गर्व हुआ। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान को दिखा दिया कि भारत से पंगा लेना आसान नहीं। अब वक्त हो चला जिसको ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS